हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एचपीएस यूट्यूब चैनल। और आप सभी का स्वागत है हमारी इस स्पेशल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रिवीजन सीरीज में। और इस सीरीज के अंदर हम आपके साथ एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन जो 2018, 2019 और 2020 की एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई थी उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। और आज हम इन तीनों सालों में जो ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो द ज्योग्राफी एंड डीएम क्वेश्चंस फॉर 2018, 19 एंड 20 इन तीनों सालों के एग्जामिनेशंस की जो है वो 2 दिन के अंदर हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, आज और कल, यानी कि 22 एंड 23 ऑफ डिसंबर। और इन दोनों दिनों में हम इन तीनों सालों के जितने भी जीओडीएम के क्वेश्चंस हैं वी विल ट्राई टू डिस्कस देम एंड उसके किस तरीके के आंसर्स हो सकते हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 2018 से स्टार्ट करते हैं। 2018 के एग्जाम में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो 4 मार्क्स क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर हम इन तीनों सालों के ट्रेंड को देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है इस टॉपिक से आपको एक 4 मार्कर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो 2018 हो, 19 हो, 20 हो, a 60 word 4 marker question from disaster management, one question will be there every time। ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ कि डीएम के टॉपिक के ऊपर से आपको जो सिलेबस के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स मेंशन है उनके ऊपर एटलीस्ट 60 to 100 वर्ड्स का एक नोट जो है वो आपका बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन 2018 में क्या पूछा गया? सजेस्ट 2 ways of disaster risk reduction with appropriate examples। एग्जाम्पल्स के साथ आपको 2 तरीके बताने हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के, जो अगर सिलेबस देखते हो तो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है अप्रोचेस टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। दिस टॉपिक इज मेंशन्ड इन द सिलेबस। कंप्लीट टॉपिक जो इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब क्वेश्चन को 60 वर्ड्स के अंदर आंसर करना है। इंडिकेटिव आंसर मैंने आपको यहां पर दे दिया है, बट ऑब्वियसली जब आप आंसर लिखने जाओगे क्वेश्चन पेपर के अंदर, एक्चुअल एग्जाम के अंदर, तो आपको वर्ड लिमिट को बिल्कुल फॉलो करना है। यहां मेरे पास थोड़ा सा जो है लीवे है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा वर्ड्स का इंडिकेटिव आंसर दे रहा हूं ताकि ये आपके नोट्स की तरह भी काम करे, राइट? तो इसको कंप्रेस करके विद इन 60 वर्ड्स यू विल हैव टू राइट योर आंसर इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। ठीक है जी। अब इसमें किस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो? स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका हो सकता है कि जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है इसके 2 तरीके जो है वो आप यहां पर एग्जांपल के साथ बता दो, राइट? दूसरा तरीका क्या होगा कि एक लाइन के अंदर आप डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को अगर डिफाइन कर सकते हो तो दैट कैन बी अ वेरी गुड स्टार्ट टू द आंसर। जो मैंने यहां पर किया कि DRR डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एम्स टू रिड्यूस द डैमेज कॉज्ड बाय नेचुरल हैजर्ड्स। ये एग्जांपल्स दिए मैंने, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, ये सारे एग्जांपल्स आप स्किप कर सकते हैं एक्चुअल आंसर के अंदर विद एन एथिक ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में बहुत सारे डिसिप्लिन आते हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, मिटिगेशन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। 2 तरीके जिससे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो सकता है वो 2 तरीके मैंने यहां पर लिख दिए, एग्जांपल के साथ लिखे हैं। जैसे मिटिगेशन, मिटिगेशन का एग्जांपल क्या हुआ? बिल्डिंग कोड्स। इंडिया जैसी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर हम लोग अर्थक्वेक्स से लड़ने के लिए बिल्डिंग कोड्स बनाते हैं ताकि जो हमारे स्ट्रक्चर्स रहें वो अर्थक्वेक्स के सामने क्रम्बल ना कर जाएं, डिस्ट्रॉय ना हो जाएं, एंड दैट इज व्हाई वी हैव मेड सम बिल्डिंग कोड्स। तो वो मैंने एग्जांपल यहां पर लिख दिया कि बिल्डिंग कोड्स हमारे एक तरीके का एग्जांपल है ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन। देन डिजास्टर रिस्पांस, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एम्प्लॉय किए जाते हैं जैसे साइक्लोन्स आने वाला है, फ्लड्स आने वाले हैं, फ्लड्स या सुनामीज आने वाली हैं, तो उसके लिए वी हैव अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इन प्लेस व्हिच बेसिकली ड्यूरिंग द डिजास्टर गिव अ फ्रंटल टाइम, अहेड टाइम टू ऑल द पीपल जो उस डिजास्टर से इफेक्ट होने वाले हैं। तो इस तरीके के एग्जांपल्स के थ्रू आप अपने दोनों पॉइंट्स को यहां पर लिख दोगे। और भी बहुत सारे अप्रोच होते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के जिसमें हमारे प्रिपेयर्डनेस के मेजर्स होते हैं, रिस्पांस के मेजर्स होते हैं, रिकवरी के मेजर्स होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं उसमें से कोई भी 2 एग्जांपल उठा करके आप यहां पर लिख सकते थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आएंगे आपको डीएम से। तो डीएम से अभी आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यू गेट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। एंड अगर आपने डीएम के टॉपिक को 1-2 बार सिलेबस को पूरा पढ़ा हुआ है तो आप बहुत इजीली इन 4 नंबर के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ दिस क्वेश्चन वाज इन 2018। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्वेस्टर्स? काल बैसाखी से आप क्या समझते हो? 4 मार्कर में ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। यहां मैं एचपी ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वाला पार्ट। तो वहां से आपको नॉर्वेस्टर्स पूछ लिया गया है। सिंपल डेफिनेशन है, नॉर्वेस्टर्स है जो काल बैसाखी होती है, इसको अलग अलग नाम से भारत के अलग अलग हिस्सों में जानते हैं। जैसे असम में इसको बारदोई चीला बोलते हैं, ठीक है। काल बैसाखी इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअली? दिस इज यूजुअली अ थंडरस्टॉर्म इवेंट।
एक थंडर स्टॉर्म इवेंट है जिसमें लोकलाइज्ड रेनफॉल आपको देखने को मिलती है और इट हैपेंस इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड बांग्लादेश में और इंडियन स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, देयर यू गेट टू सी दिस नॉर्वेस्टर्स और कालवैसाखी। थोड़ा सा और मैंने इसके ऊपर जो है एक्सपैंड करके लिख दिया है कि टाइमिंग क्या होता है, किस टाइम काल वैसाखी हमें देखने को मिलती है, ये जो स्टॉर्म्स आते हैं उसमें किस तरीके के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, फिनोमिना हमें देखने को मिलता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर हेल स्टॉर्म्स आएंगे, लेकिन जो खरीफ क्रॉप्स है उनके राइपनिंग के लिए भी एक्सट्रीमली हेल्पफुल है क्योंकि जो रेनफॉल होगी इन कन्वेक्शनल थंडरस्टॉर्म से, दिस विल गिव रिलीफ आफ्टर द मिड डे हीट एंड ड्राई सॉइल्स को जो आपको वहां पर वाटर मिलेगा उससे आपकी क्रॉप प्रोडक्शन ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर अच्छी होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें नॉर्थ वेस्टर्स के बारे में आपने यहां पर लिख दी। तो ज्योग्राफी का जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए कि किसी फिनोमिना, किसी टर्म के बारे में आपसे डेफिनेशन पूछी गई है 4 नंबर के अंदर, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, उसको डिफाइन करिए, उसका टाइम स्पेस क्या होता है उसको वहां पर लिखिए और सिग्निफिकेंस क्या है, अगर कोई जियोलॉजिकल या इकोनॉमिकल या सोशल सिग्निफिकेंस है उस ज्योग्राफिकल फिनोमिना की, तो उसको भी आपको वहां पर जरूर लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आर मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। ठीक है, 4 नंबर के अंदर आपको बताना है मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं। मैंने कह दिया कि मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिनको मैंग्रोव स्वैम्प्स भी कहा जाता है, ये जो है दीज आर प्रोडक्टिव वेटलैंड्स दैट अकर इन द कोस्टल इंटरटाइडल जोन्स। कोस्टल जोन से मिलने वाली जो वेटलैंड्स है, वहां जो वेजिटेशन है उसको हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। दे ग्रो मेनली एट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, एरियाज विथ लो ऑक्सीजन सॉइल वेयर स्लो मूविंग वाटर्स अलाउ फाइन सेडिमेंट्स टू एक्यूमुलेट। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, अब उनकी सिग्निफिकेंस आगे देखो, स्टेबलाइज द कोस्ट लाइन, रिड्यूस इरोजन, currents, waves and tides, and the intricate root system also makes this forest attractive to fish and other organisms। तो ये चीजें इसकी सिग्निफिकेंस हो गई। तो पहली लाइन में हमने मैंग्रोव की डेफिनेशन बताई, हमने कहा मैंग्रोव होते क्या है, कहां पर ग्रो करते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है इकोलॉजिकल, दैट इज ऑल्सो जो चीजें यहां पर आपको मेंशन करनी है। तो 4 नंबर के अंदर भी देयर आर वेरियस डायमेंशंस फॉर द ज्योग्राफिक क्वेश्चंस दैट यू कैन एड्रेस, राइट। फिर आते हैं 2018 के 8 नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर, 8 मार्कर क्वेश्चंस। अब 8 मार्कर क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू की ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के ऊपर डिफरेंस। सिंपल क्वेश्चन है, हम जब भी जीएस की थ्योरी पढ़ते हैं फॉर ज्योग्राफी, वहां इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर के अंदर हम पेनिनसुलर रिवर्स में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लोइंग दोनों रिवर्स की जो कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ते हैं। उसको यहां टेबुलर फॉर्म के ऊपर आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए। ठीक है, सो ऑब्वियसली 120 वर्ड्स का आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो दोनों साइड अगर आप 4-4, 5-5 पॉइंट भी लिख देते हैं, दैट विल बी एनफ। तो पॉइंट्स बहुत सिंपल है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, बेसिक डेफिनेशन। इसके बाद ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो है ज्यादा लंबी, दे आर लॉन्गर देन दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, इनकी लेंथ ज्यादा है, जबकि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट्स में राइज करती है, इसीलिए उनकी जो लेंथ है वो शॉर्ट होती है देन द ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के एग्जांपल लिखिए यहां पर, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के एग्जांपल लिखिए यहां पर। उसके बाद हायर सेडिमेंट लोड होता है ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाले रिवर्स में, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में लोअर सेडिमेंट लोड है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बनाती हैं एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एस्टुअरीज बनाती हैं। दिस इज अ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू रिवर्स, राइट। और ये डिफरेंस भी आता है बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट लोड। सेडिमेंट लोड यहां ज्यादा होने की वजह से डेल्टास बनते हैं, या सेडिमेंट लोड कम होने की वजह से डेल्टास नहीं बन पाते, सिर्फ एस्टुअरीज बनते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं वेस्ट और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के अंदर विच यू कुड हैव साइटेड है, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाईलाइट वेरियस सोशियो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। अगर हम माइग्रेशन को देखें तो सिलेबस के अंदर माइग्रेशन का जो टॉपिक है इट हैज बीन मेंशन्ड वेरी सेपरेटली, और इसके सोशियो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या है वो आपको हाईलाइट करने हैं। एक एक करके सारे कॉन्सिक्वेंसेज आपको यहां पर बताने थे। कॉन्सिक्वेंसेज किस डायमेंशन के होंगे, सोशल इंपैक्ट क्या हो रहा है, पॉपुलेशन के ऊपर इंपैक्ट क्या हो रहा है, ये कॉन्सिक्वेंसेज आपको यहां पर लिखने हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आप माइग्रेशन से शुरुआत करोगे, दैट व्हाट बेसिकली इज माइग्रेशन। सो माइग्रेशन इट क्रिएट्स बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स फॉर द एरियाज पीपल माइग्रेट फ्रॉम एंड दे माइग्रेट टू। जिस भी रीजन से जा रहे हैं और जिस रीजन में पहुंच रहे हैं, दोनों रीजन पे फायदे और नुकसान वाले जो इंपैक्ट है माइग्रेशन की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, सबसे पहले मैंने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज लिखे हैं। क्वेश्चन के अंदर सोशो डेमोग्राफिक मांगा गया है, इकोनॉमिक नहीं मांगा है, लेकिन मैंने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज इसलिए दिए हैं यहां पर क्योंकि ये आपके नोट्स की तरह भी काम होने वाला है। हालांकि आप यहां पर सिर्फ डेमोग्राफिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेज लिखकर भी अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आर देयर फॉर योर नॉलेज,
ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस सिंपल है कि जो सोर्स रीजन है जहां पर माइग्रेंट्स जाते हैं उसको ज्यादा लेबर फोर्स मिलेगी, ठीक है, सॉरी, जहां से माइग्रेंट्स आते हैं वहां पर रेमिटेंस जाएगा। तो अगर बिहार या उत्तर प्रदेश से लोग निकल करके दूसरे इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स के अंदर नौकरी करेंगे तो वापस अपने गांव में क्या भेजेंगे, पैसा भेजेंगे। तो इकोनॉमिक रेमिटेंस आती है सोर्स रीजन को, ठीक है। नेक्स्ट, माइग्रेशन जो रूरल एरिया से हो रही है, ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से, उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन की जो स्ट्रैटेजी है वो पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों के अंदर सक्सेसफुल हुई है। और उसकी वजह से जो वो उसका एक बड़ा रीजन क्या है कि जो माइग्रेशन हुआ है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, वो लेबर आकर के इन राज्यों के अंदर काम करता है। नेक्स्ट, अनरेगुलेटेड माइग्रेशन अगर सिटीज के अंदर होगा तो ऑब्वियसली सिटीज में बहुत प्रॉब्लम होती है, ओवर क्राउडिंग होता है, कंजेशन होता है, पॉल्यूशन होता है। तो ये सारे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। फिर आ गए डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज। माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और रूरल अर्बन माइग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे सिटीज की ग्रोथ होती है, अर्बनाइजेशन बढ़ती है, राइट। एज एंड स्किल सिलेक्टिव आउट माइग्रेशन होता है रूरल एरिया से, जिसकी वजह से रूरल एरियाज का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज होगा। कैसे स्ट्रक्चर चेंज होगा? रूरल एरियाज के अंदर ज्यादातर फीमेल्स रह जाएंगी, क्योंकि अगर हम माइग्रेशन देखें फॉर इकोनॉमिक कॉजेज या वर्क रिलेटेड माइग्रेशन अगर होती है तो मेल्स की माइग्रेशन होती है, स्किल्ड वर्कर्स की माइग्रेशन होती है। और कौन रह जाएगा गांव के अंदर? वो लोग जो मेल नहीं है यानी फीमेल, और जो छोटे बच्चे हैं जो काम नहीं कर सकते, और एल्डरली हु कैन नॉट वर्क, सो ये लोग वहां रह जाएंगे। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ। जो नंबर ऑफ मेल्स हैं इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, वो लोग वहां पर कम हो जाएंगे, और फीमेल्स और बच्चे और जो बूढ़े हैं उनकी मात्रा वहां की पॉपुलेशन के अंदर बढ़ जाएगी। तो दिस इज द काइंड ऑफ अ माइग्रेशन बिकॉज ऑफ एज एंड स्किल सिलेक्टिव आउट माइग्रेशन। उसके बाद हाई आउट माइग्रेशन होता है उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश से, जिसकी वजह से वहां पर एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन में सीरियस इंबैलेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अब माइग्रेंट्स जो है विच आर दे आर एक्ट एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजीज एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करेंगे, आइडियाज लेकर जाने का काम करेंगे। एग्जांपल है जैसे गर्ल्स एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, ये सारी जो चीजें हैं रूरल एरियाज में, भारत के बहुत बड़े हिस्सों में अभी भी लोग इसको ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं दैट द गर्ल्स दे शुड बी एजुकेटेड अप टू दी हायर एजुकेशन लेवल। गर्ल्स को बेसिक एजुकेशन दे दो, ज्यादा पढ़ाना लिखाना गर्ल्स को उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन अब जब माइग्रेशन होता है अर्बन एरियाज से वापस जो लोग रूरल एरियाज के अंदर जाते हैं तो आइडियाज वहां डिफ्यूज होते हैं, रूरल एरियाज में भी अवेयरनेस बढ़ती है कि नहीं गर्ल्स एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो आपका माइग्रेशन का एक सोशल कॉन्सिक्वेंस है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहता है इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर में, कल्चर जो थोड़ा है ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन होता है, जो लोगों के बीच में बैरियर्स होते हैं वो बैरियर्स जो है वो ब्रेक होते हैं, उनका व्यू पॉइंट जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज होता है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं जैसे एनोनिमिटी, ठीक है। सोशल वैक्यूम और रिजेक्शन का सेंस आ सकता है, जैसे अगर आप अपने होमलैंड से निकल करके किसी दूसरी अनजान जगह पर आ रहे हो, चाहे काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, इन दैट न्यू प्लेस यू फील अलोन, यू फील अ सेंस ऑफ एनोनिमिटी, आप अपनी आइडेंटिटी से थोड़ा सा अलग महसूस करते हैं। तो ये भी एक कारण होता है जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, नेगेटिव सोशल कॉन्सिक्वेंस है ऑफ माइग्रेशन। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस तो ऑब्वियसली हैं, ओवर क्राउडिंग होगी सिटीज के अंदर तो उससे एनवायरमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, उससे क्या होगा कि रिसोर्सेज का मिसयूज होगा, ओवर यूज होगा, अर्बन सेटलमेंट जो है उन पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। इसके साथ साथ ओवर एक्सप्लॉयटेशन में नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से सिटीज को एक्यूट प्रॉब्लम होगी, जैसे ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपका एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सोशल और डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस पूछे गए हैं, मैंने आपको इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए हैं सो दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट देम इन योर आंसर अगर आपको क्वेश्चन उस तरीके का पूछा जाए, ठीक है। माइग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको प्रिपेयर करना बहुत अच्छे से बहुत जरूरी है, क्योंकि माइग्रेशन के इंपैक्ट्स, माइग्रेशन के कॉजेस, इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो यू कैन प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल बी देयर फ्रॉम द माइग्रेशन टॉपिक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्लासिफाई इंडियन सिटीज एंड टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड गिव सूटेबल एग्जांपल्स। क्लासिफाई करना है इंडियन सिटीज को ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शनल बेसिस। हम सिटीज की जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम स्टैटिक थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं कि सिटीज दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस। जैसे सिटीज को शेप के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हो, उनमें कितनी पॉपुलेशन रहती है उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो, और सिटीज का मेन फंक्शन क्या है, किस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो सिटी जानी जाती है, उसके बेसिस पे सिटीज को क्लासिफाई कर सकते हो। तो यहां पर फंक्शनल क्लासिफिकेशन पूछी गई है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने सारी वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल लिखना है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन एग्जांपल दे दिए, इंडस्ट्रियल टाउन फिर एग्जांपल दिए, ट्रांसपोर्ट सिटीज, माइनिंग टाउन्स, कैंटोनमेंट टाउन्स, एजुकेशनल टाउन्स,
religious, cultural towns and tourist towns. So these are the various functional classifications and with each classification you have to give the example. और वही चीज बस इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ क्लासिफाई करना है और उनके एग्जांपल्स देने हैं, राइट? सो दिस हैज बीन डन. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, अगेन फ्रॉम 2018, 8 मार्कर क्वेश्चन. वेरियस रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो. इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो के डिक्लाइन होने का वेरियस रीजंस क्या हैं? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच माइट कम अक्रॉस एज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इश्यूज. सोशल इश्यू से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इट आल्सो हैज सम एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन. जो हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं उसके एस्पेक्ट्स भी इस क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको हम यहीं डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आंसर स्टार्ट कैसे होगा? क्वेश्चन के अंदर बोला है कि कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से द चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग. व्हाट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो? आई होप यू नो. ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. डेफिनेशन यहां पर बतानी पड़ेगी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो होता क्या है. उसके बाद उसके रीजंस क्या है कि वो डिक्लाइन हो रहा है, उनको एग्जामिन करना है. एग्जामिन करने का मतलब वो रीजंस क्या है और क्यों है, इसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, राइट? सो नाउ इन द इंट्रोडक्शन आई हैव गिवन द डेटा ऑफ सेंसस 2011 कि 2011 सेंसस में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसकी डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है. सेक्स रेशियो इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years. सो जीवन के पहले 6 साल जो बच्चे के रहते हैं उस एज ग्रुप के अंदर व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, दैट इज बेसिकली योर चाइल्ड सेक्स रेशियो. और ये जो रेशियो है इट वाज 914 फीमेल चिल्ड्रन पर 1000 मेल चिल्ड्रन. 2001 की बात करें यानी लास्ट से लास्ट सेंसस जो था वहां पर 927 था चाइल्ड सेक्स रेशियो और वो डिक्लाइन होकर के 914 हो गया इन 2011. सो बेसिकली दिस इज अ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो. और ये चीज क्यों हो रही है उसको यहां पर हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो रीजन एक एक करके आप देंगे. ध्यान से रीजन जो होंगे वो प्रायोरिटी ऑर्डर में चलने चाहिए. जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन आपको लगता है वो पहले होना चाहिए. सो द रीजन दैट यू फाइंड इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर फिनोमिना वो ज्यादा ऊपर होगा, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फीमेल फिटिसाइड. ऑब्वियसली फीमेल फिटिसाइड में क्या होता है कि हम अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्नोलॉजीज को यूज करके द एम्ब्रियो और द फीटस हु इज अ फीमेल उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है और इसकी वजह से जो है वो जो फीमेल्स का जो बर्थ हो रहा है वही कम हो रहा है. तो एक तो कारण ये हो गया. इसमें नेक्स्ट आता है फीमेल इन्फेंटिसाइड. फीटिसाइड इन्फेंटिसाइड में डिफरेंस क्या है? फीटिसाइड में द चाइल्ड हैज नॉट बीन बोर्न येट, द फीटस हैज नॉट बीन बोर्न. उसे डिटेक्ट कर लिया कि फीमेल है, उसको इन द फीटल स्टेज आल्सो यूट्रस में ही उसको मार दिया गया, ठीक है? लेकिन अगर हम इन्फेंटिसाइड की बात करें तो यहां पे द चाइल्ड हैज बीन बोर्न, बच्चा पैदा हो चुका है. आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट द बेबी इज अ गर्ल द बेबी इज किल्ड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. दैट इज इन्फेंटिसाइड व्हेन यू किल एन इन्फेंट, ठीक है? यहां पर डेटा भी मैंने अलग अलग जगहों से जो कंपाइल किया है इसको आप यूज कर सकते हो. जैसे 117 मिलियन गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड डेमोग्राफिकली गो मिसिंग ड्यू टू सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस अकॉर्डिंग टू यूएन पॉपुलेशन फंड डेटा, ठीक है? और उसमें से एक बड़ा नंबर जो है वो इंडिया से भी आता है. उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस, ये एक चीज आती है. उसके बाद इलिटरेसी की वजह से पीपल दे आर अनअवेयर अबाउट द रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी. और ड्यू टू लो अवेयरनेस वो ऐसी चीजों में ज्यादा बिलीव करते हैं, सुपरस्टिशंस में या ऐसे रूडिमेंटरी प्रैक्टिसेस में व्हिच बिलीव दैट फीमेल्स दे आर नॉट एन एसेट टू द फैमिली. तो ये सारी चीजें जो है वो आपके एजुकेशन अवेयरनेस के अंदर आ जाएंगी. उसके बाद पॉवर्टी, बहुत सारे स्टेट्स में ड्यू टू पॉवर्टी द गर्ल्स दे आर डिनाइड ऑफ न्यूट्रिशियस फूड. सो व्हेन देयर आर मल्टीपल बेबीज द प्रेफरेंस गोज टू द मेल बेबीज. जो लड़के हैं, बेबीज जो बच्चे हैं उस एज ग्रुप के अंदर 0 to 6 years, उसमें मेल्स के ऊपर ज्यादा न्यूट्रिशनल ध्यान रखा जाता है पेरेंट्स का, उनकी डाइट का ज्यादा ध्यान रखा जाता है. डिजीजेस होंगी तो बच्चों के जो मेल होंगे उनके ऊपर ज्यादा खर्चा किया जाएगा. बट द फीमेल बेबीज उनकी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं होगा. अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनके मेडिकल केयर पे भी उतना ज्यादा जो है ध्यान नहीं दिया जाएगा. एंड दैट इज द रीजन ऑल्सो जिसकी वजह से बहुत सारी फीमेल बेबीज दे डाई बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 6 years. तो 0 to 6 years में अगेन जो बच्चों का रेशियो है वो वहां पर कम हो जाता है. पेट्रियार्कल टेंडेंसी है, पेट्रियार्कल सिस्टम ऑब्वियसली हम लोग फॉलो करते हैं. और जो मेल्स हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी द ब्रेड अर्नर्स, तो इसीलिए उनको फैमिली के अंदर रखना ज्यादा जरूरी है. और विमेन को हम लोग उतना इंपॉर्टेंट फैमिली का पार्ट नहीं समझते. एम्पावरमेंट ऑफ विमेन कम है. जो विमेन है वो खुद उन फैमिलीज के अंदर दे डू नॉट हैव दैट एजेंसी कि वो चीज का ध्यान रखें कि हम ऐसी फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड जैसी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है? Infant and maternal mortality, this is also a reason. Infant mortality rate is the death of babies before they attain the age of birth. And due to female feticide, the sex ratio declines terribly. मैटरनल मोर्टेलिटी भी इसका एक रीजन है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के अंदर अगर हम इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी को देखें तो वो काफी ज्यादा है, ठीक है? और अगर इन्फेंट्स का मरने का जो रेट है वो ऑलरेडी ज्यादा है तो उसमें ऑब्वियसली जो फीमेल्स होगी विच आर ऑलरेडी वल्नरेबल उनका रेट ज्यादा निकलेगा एज कंपेयर टू मेल्स. एंड दैट इज व्हाई अगेन रीजन इज कि फीमेल्स उनका जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो वहां पर कम होता जा रहा है. पॉपुलेशन पॉलिसीज भी एक रीजन है.
हम जानते हैं कि पॉपुलेशन पॉलिसीज हैं इस तरीके की कि दे इनकरेज लेसर नंबर ऑफ बेबीज, कि 2 या 3 बच्चे आप लोग रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। और अगर आपके पास स्कोप है कि यू कैन ओनली हैव 2 चिल्ड्रन और 3 चिल्ड्रन, तो प्रेफरेंस ऑब्वियसली विल बी देयर कि वो दोनों में से एटलीस्ट एक जो है वो मेल हो। और अगर वहां पर फीमेल बेबीज आपके होते हैं तो दे ऑब्वियसली आर अबॉर्टेड और दे आर किल्ड इन देयर अर्ली ईयर सो दैट दे हैव रूम फॉर मेल चिल्ड्रन, राइट। तो ये भी एक रीजन यहां पर हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है, इसमें से जो रीजंस आपको याद है वो आप लिखेंगे। ऑब्वियसली जो ऊपर के रीजंस मैंने लिखे हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो। फिर देखिए क्वेश्चन, अब हम आ गए 2019 में। अब 2019 के अंदर अगेन आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का एक 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में आपको यहां पर बताना है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में क्या चीजें आप बताएंगे एक शॉर्ट नोट के अंदर। पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे आई, क्यों बनी है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वहां हम लिखेंगे कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक लॉ के अंडर बनी है, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और उसके चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन यानी कॉम्पोजिशन। तो यहां पर आपने पहले तो लिखा है व्हाट, जो एनडीए में है, व्हाट इज एनडीए, क्या है ये, कैसे आई है ये, ठीक है, क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, और किसके द्वारा बनाया गया है या कौन लोग इसके मेंबर हैं, हु आर द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन दिस एनडीए में। तो मैंने बता दिया कि क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कैसे बनी है, एक एक्ट बनाया उसके थ्रू बनी है, और ये क्यों बनी है, इट इज फॉर लेइंग डाउन पॉलिसीज गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेटिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दोस पॉलिसीज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके चेयरमैन कौन होने वाले हैं, चेयरमैन होने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये एनडीएमए का फंक्शन है, ये एनडीएमए का कंपोजिशन है, और कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो मैंने यहां पर लिख दिए। सो आपकी सेटिस्फेक्शन जब तक हो जाए कि 60 वर्ड्स मेरे पूरे हो रहे हैं, तो वहां पर आपको सारी चीजें बतानी है कि एनडीएमए स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन से लॉ में बनी है, पीएम इसके चेयरपर्सन होते हैं, और इसके मैंडेटरी फंक्शंस क्या हैं, वो चीजें आप 60 वर्ड्स के अंदर यहां पर लिस्ट कर देंगे, राइट। देन व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया, अगेन 2019 4 मार्कर क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड, जो कि मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ ऑपरेशन था, उसके बारे में यहां पर लिखना है। तो यहां पर आप बताएंगे सबसे पहले टाइमलाइन, ऑपरेशन फ्लड क्या है और कब हुआ है। तो 13 जनवरी 1970 लॉन्च हुआ ऑपरेशन फ्लड, एंड इट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड अ लैंडमार्क प्रोजेक्ट फॉर इंडियाज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो एनडीडीबी के द्वारा और भारत की सरकार के द्वारा ये चलाया गया दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिससे भारत क्या बन जाता है, दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, और व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर होता है, ठीक है। इसमें हम ये भी बताएंगे हुआ कैसे। इसके अंदर द मेन थिंग वाज विलेज मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स, उनका प्रमोशन किया गया, और उसके थ्रू जो है ऑपरेशन फ्लड वो यहां पर चला है। इसमें आई हैव नॉट इंक्लूडेड द नेम्स, बट इफ यू वांट यू कैन इंक्लूड द नेम्स ऑफ पीपल लाइक वर्गीस कुरियन, राइट, हु इज एडजस्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री। आप उनका नाम यहां पर लिख सकते हो, एग्जांपल लिख सकते हो, क्योंकि यहां सिर्फ ऑपरेशन फ्लड को मैंने ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से आंसर करने की कोशिश की है, तो मैंने उनका नाम नहीं लिखा, बट यू कैन ऑब्वियसली इंक्लूड। और अगर आप इंक्लूड करते हो तो ऐसा नहीं है कि उससे आपके मार्क्स कटेंगे, उसके आपको जो मार्क्स हैं वो ज्यादा ही मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 10, बर्स्ट ऑफ मॉनसून क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बर्स्ट ऑफ मॉनसून। सो वी हैव सीन दैट इन द 4 मार्कर क्वेश्चंस इन द मेंस एग्जामिनेशन आपको ज्योग्राफी और डीएम के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कोई बहुत ज्यादा ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिले हैं 2018 और 19 के अंदर। ऑब्वियसली 19 और 20 के पेपर्स हम कल के दिन भी देखने वाले हैं, वहां भी देखेंगे 4 मार्कर 8 मार्कर क्वेश्चंस कैसे हमें आए हैं from the geography and DM part, but till now we can see the questions that have been asked are very factual in nature, and if you study the syllabus thoroughly, revise the syllabus thoroughly, revise all the points or topics which are mentioned in the syllabus, तो बहुत easily आप जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो from the geography and DM part, ठीक है। जैसे burst of monsoon क्या है, तो यहां पूरी आपको डेफिनेशन लिखनी है कि मॉनसून को पहले बता दिया, मॉनसून क्या होते हैं, मॉनसून होते हैं सीजनल विंड्स, रिवर्स कर लेते हैं डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सीजन, ठीक है। उसके बाद जब मॉनसून का अराइवल होता है, नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूज फॉर सेवरल डेज विच इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। तो बस यही डेफिनेशन है कि मॉनसून जब किसी रीजन में पहुंचता है तो वहां की जो रेनफॉल है वो अचानक से रेनफॉल बढ़ती है, और वो काफी दिनों तक, कुछ दिनों तक वो रेनफॉल जो है और वो मौसम रेनी सीजन जो है वो चलता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून, बिकॉज इट happens in a very sudden manner. So it is a phenomena in which there is a sudden change in weather condition characterized by wet and humid climate and rainfall. Right? Clear हो चुका है? So this is the definition of burst of monsoon. So these are the 10 questions from 2018 and 19
4 मार्कर एंड 8 मार्कर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कल के सेशन में भी बाकी जो 2019 और 20 के ज्योग्राफी डीएम के 4 और 8 मार्कर और 20 मार्कर क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हम वहां देखेंगे कि क्या है जो ट्रेंड है ऑफ आस्किंग फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, क्या ट्रेंड आगे भी चलता रह रहा है या ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट। सो इसी के साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।